अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि बच्चे जो स्टूडेंट वीज़ा पे पाकिस्तान से यूके आए हुए हैं वो स्पेन में मूव होना चाहते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि क्या क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी सब्जेक्ट पे। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि आज की जो वीडियो है ये स्टूडेंट वीज़ा पे है। स्टूडेंट वीज़ा यूके से आए हुए अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रफली कितना टाइम लगता है, क्या क्या बातें हैं जो आपके लिए रुकावट बन सकती हैं, कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपको वीज़ा मिल सकता हो। तो पीछे आपको आवाज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है साथ वाले घर में, इसलिए ये इसकी आवाज़ भी आपको आज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल ये है कि यूके से किसको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए। कोई भी नॉन ईयू सिटीज़न जो है उसको वीज़ा चाहिए, उसके बगैर आके स्टडी नहीं कर सकते। जो यूरोपियन सिटीज़न्स हैं या जो लोग स्विस सिटीज़न हैं उनके लिए ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने बस सीधा सीधा आना और आके एडमिशन लेना और रुकने पढ़ने शुरू हो जाना है। लेकिन नॉन ईयू कंट्रीज़ जिसमें अब यूके भी शामिल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इंडिया, सारे जितने नॉन ईयू मुल्क हैं उनके जितने सिटीज़न्स हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के बगैर स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यानी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप विज़िट वीज़ा पर भी आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सहूलत है। बाकी यूके में तो ये सहूलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप यूके से या पाकिस्तान से कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है तो आप उसको अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है तो आप उसको स्टूडेंट वीज़ा में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात स्पेसिफिकली कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं, वो स्टूडेंट हैं या वो किसी परमानेंट वीज़ा पे हैं वहाँ पर, या विज़िट पे आए हुए हैं, वो यहाँ से कैसे ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहली रिक्वायरमेंट के साथ। सबसे पहली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीज़ा की पहली रिक्वायरमेंट होती है आपका वैलिड पासपोर्ट। और कम से कम कितनी देर के लिए वैलिड हो, जितनी देर के लिए आपने वहाँ पे रुकना है, कम से कम इतनी वैलिडिटी हो ताकि आप वैलिड पासपोर्ट के साथ ही वहाँ से आ जाएं। एक बात होगी। दूसरी चीज़, आप चाहे यूके का वीज़ा अप्लाई करेंगे या स्पेन का करेंगे, आपको जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने एडमिशन लेना है वो उसका एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है। स्पेन के चक्कर में जैसे अब बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ मैड्रिड के अंदर हैं, बार्सिलोना के अंदर हैं, सलामानका के अंदर हैं, और ऐसे तारागोना में है, जितने अब बड़े बड़े शहरों के नाम लेंगे या किसी छोटे शहर में भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हो सकती हैं। आपने उसमें एडमिशन कराना है और एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। अब यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे दो तरह की हैं। एक यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दूसरी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो हमेशा महंगी होगी, ये बात याद रखिएगा। और वो आपको अगर कोई स्कॉलरशिप देगी तो छोटी सी स्कॉलरशिप देगी। जैसे आपकी अगर फॉर एग्जांपल 10,000 की फ़ीस है तो हो सकता है कि 1,500-2,000 आपको दे दें। दूसरी चॉइस होती है सरकारी यूनिवर्सिटी। सरकारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम होती है और उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं आए, आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी को देखें, अपने कोर्स आपने जो करना है उसके मुताबिक रिसर्च करें, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देने के लिए रेडी है, और फिर कोशिश करें कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटी मिले जो आपको मैक्स स्कॉलरशिप दे दे। और मैक्सिमम क्या होता है कि फुली फंडेड कोर्सेज भी मौजूद होते हैं। मैं आपको उसमें गाइड नहीं कर सकता, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ढूंढने अपने वो खुद है। दो चीज़ें होगी हमारी, आपका पासपोर्ट हो गया, यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर हो गया। तीसरी चीज़ है कि अब आपने ये प्रूव करना है कि जब जितनी देर तक आप यहाँ पे रुक रहे हैं, जितनी देर तक आप स्पेन के अंदर मौजूद हैं, फ़ीस के अलावा आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि आप आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। आपका खाना पीना, आपका अकोमोडेशन, उठना बैठना, सब चीज़ें अफोर्ड हो। तो मिनिमम 600 चाहिए होता है मंथ के लिए आपकी स्टेट में, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 700 से 900 पर मंथ जितने टाइम के लिए आपने रहना है वो आपकी स्टेटमेंट में मौजूद हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, जैसे आपका कोई अजीज़ या जानने वाला बंदा आपको स्पॉन्सर करता है, तो उसने वकील के पास जाके प्रॉपर एफिडेविट टाइप चीज़ बनानी है जिसमें ये जिक्र करना है कि जनाब मैं ये बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, इसकी फ़ी मैं पे करूँगा, इसके अकोमोडेशन के लिए मैं पे करूँगा, इसके खाने पीने का मैं ज़िम्मेदार हूँगा, रफली इतना खर्चा हमारे ख्याल में बनता है। ये मेरी स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है जो बता रही है कि जी ये सारी पैसे मौजूद हैं, जब ये जाए तो मैं इसको दे सकता हूँ।
अच्छा, इसमें स्पेन में एक और अच्छी चीज़ मौजूद है। वो ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो। आपने कहीं पे बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, कोई आपने सेविंग रखी हुई है, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये वो भी आपकी स्टेटमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि वो इमीडिएटली एक्सेसिबल आपके पैसे हों। ऐसे नहीं है कि मैंने एक बॉन्ड खरीदे थे जो 5 साल के बाद मैं पैसे ले सकता हूँ, उससे पहले नहीं ले सकता, तो वो नहीं चलेगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको मैं इमीडिएटली कैश कर सकता हूँ, वो स्टेटमेंट के मुकाबले में चल जाएगी। ठीक होगी ये बात। तीसरी चीज़, आप यहाँ पे आएंगे तो रहेंगे कहाँ पे? आपके आने से पहले आपकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त होना चाहिए। चौथी चीज़, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ताकि यहाँ पे जब आएँ तो इन्हें पता हो कि आप मेडिकली फ़िट है, आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं है। तीसरी चीज़, बिल्कुल क्लीन क्लियर स्लेट, मतलब आप जहाँ से भी आ रहे हैं आपका पुलिस रिकॉर्ड जो बता रहा हो कि आपने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी वैसा काम नहीं किया, बिल्कुल आपकी जो ज़िंदगी की स्लेट है वो क्लीन है। और आखिरी चीज़, आपने अपॉइंटमेंट बनानी है। हाँ, एक चीज़ और, वो चीज़ ये है कि आपने अकोमोडेशन के साथ अपनी एयरलाइन टिकट भी शो करना है कि मैं कब जा रहा हूँ। आप यूके में हैं तो आपके पास 2 काउंसलेट्स हैं, मैनचेस्टर में एक और एक लंदन में है। आप अपॉइंटमेंट बनाएंगे, अपॉइंटमेंट बना के वो जाएंगे, वो आपसे बात करेंगे, आप इसको इंटरव्यू भी कह सकते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपके जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब के सब ट्रांसलेटेड और लीगलाइज्ड होने चाहिए। ये स्पेन का एक मसला है, ये इंग्लिश वालों को ऐसे नहीं एक्सेप्ट करते। आपसे बात करेंगे, आप फ़ी जमा कराएंगे और प्रोसेसिंग टाइम शुरू हो जाएगा। आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है 2 हफ्तों से लेके कई हफ्तों तक हो सकता है। ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मुख्तलिफ होता है, इसलिए आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये कानून है कि 10 दिन के अंदर ही देना है या 3 दिन के अंदर देना है, लेकिन एक जो गाइडलाइन है वो 3 हफ्ते के लिए है। तो इसका तरीका, आसान तरीका इसमें से ये भी है कि आप डिले से बचने के लिए इसको टाइम से पहले अप्लाई करें, 2-3 महीने 3 महीने पहले इसको अप्लाई कर दें। बात आपको समझ आ गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपको ये भी समझ आ गई कि उसका तरीकाकार क्या सबमिट का है। अब हमने ये देखना है कि इसमें गलतियाँ क्या क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से या वीज़ा डिले हो सकता है या वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो क्या होगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो प्रॉपरली उसको फिल नहीं किया, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मांगे थे वो चीज़ें पूरी नहीं दी, आपने हो सकता है ट्रांसलेशन ना कराई हो। और लैंग्वेज का इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपने जो कोर्स लेना है आपने ढूंढ के इंग्लिश वाला कोर्स लेना है। जब यहाँ पे आएंगे तो आप लैंग्वेज सीखेंगे, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि आपने जब एप्लीकेशन डाली हो तो अकोमोडेशन करना हो, ये सारी चीज़ें हैं, या आपकी जो स्टेटमेंट थी उसमें कोई गड़बड़ हो, ये सारी चीज़ें मिलके आपके वीज़े को डिले कर सकती हैं और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में आपके वीज़े को रिफ्यूज़ भी करा सकती हैं। और यही चीज़ें सारी हैं जो पाकिस्तान से भी अगर आप अप्लाई करें तो वहाँ से भी यही सारी चीज़ें और यही प्रोसेस है जिसमें से आपने गुजरना है। अब फ़ायदा क्या है स्पेन में आने का? स्पेन में आने का फ़ायदा पहला तो आपको ये है कि हाँ, एक बात मैं बीच में भूल गया, वो बात ये है कि यहाँ पे आपके वीज़े 3 किस्म के होते हैं। पहला वीज़ा है जो 90 डेज़ का होता है, जिसको शेंजेन स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं, वो सिर्फ 90 डेज़ के लिए है। दूसरा वीज़ा है जो 6 मंथ के लिए है। तीसरा वीज़ा है जिसको लॉन्ग टर्म वीज़ा कहते हैं, वो 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा के लिए होता है। आपने जो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं ऑब्वियसली आपने लॉन्ग टर्म वाला करना है। लॉन्ग टर्म वीज़ा क्यों अप्लाई करना है? लॉन्ग टर्म वीज़ा के साथ आपको ये फ़ायदा है कि आपको काम करने के 30 आवर्स अ वीक मिल सकता है। और जो नया कानून चल रहा है अभी तक जो लागू नहीं हुआ उसके मुताबिक 40 आवर्स अ वीक हो जाएगा। लेकिन 40 आवर्स को भूल जाएं, फ़िलहाल सिर्फ 30 आवर्स पर रखें। अगर आप 30 आवर्स कोई काम करते हैं तो आप अच्छे तरीके से अपने आप को सपोर्ट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस वीज़े का दूसरा ये है कि आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स, मतलब आपकी बीवी और बच्चे या हस्बैंड या बच्चों को भी यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन उसमें स्टेटमेंट आपको डिफरेंट बनानी पड़ेगी। साबित करना पड़ेगा कि जितनी देर में ये लोग आपके पास रुक रहे हैं उतनी देर का फाइनेंसिस है। वो ये नहीं देखते कि आप 30 घंटे काम करके खर्चा उठाएंगे, नहीं, वो ये देखते हैं कि आने से पहले आपके पास खर्चा मौजूद है। और इसका क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा ये है कि जब ये आपका यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी तो आपको एक स्पेशल वीज़ा दिया जाएगा जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स को फ़िलहाल मिल रहा है। उसको कहते हैं जॉब सीकर्स वीज़ा। जॉब सीकर्स वीज़ा क्या है? आपको 1 साल का वीज़ा दिया जाता है जिसमें आपको फुल टाइम काम करने की इजाज़त होती है और आपसे कहा जाता है कि जी आपने यहाँ पे जॉब ढूंढनी है, जिस फील्ड में आप पढ़े हैं ज़्यादा सूटेबल वही है, लेकिन कोई भी जॉब जो मिनिमम वेजेस से ऊपर होती है वो आपके लिए चल जाती है और आपका वीज़ा साल का वीज़ा होता है। अगर ये नहीं कर सकते तो स्पेन की रायगा तो हर वक्त मौजूद ही है।
आपने अपनी यूनिवर्सिटी 3 साल में पूरी की है या 2 साल में आपका कोर्स पूरा हुआ है, मिनिमम 2 साल तो आपको चाहिए। उसके बाद 1 साल का आपको जॉब सीकर्स वीज़ा मिल गया, या आपके 3 साल हो गए या 4 साल हो गए। अगर इस दौरान आपको जॉब नहीं मिल सकी तो आप हमेशा अराइगो जो है उसको अवेल कर सकते हैं। अराइगो के बारे में मैंने पहले 3-4 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी होती जा रही है। वीडियो को देखें, अगर कोई आपको सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका जवाब दूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।